नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी? सब चंगा, सब बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऑफिसर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी जेई 2025 का भी नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है ना। मतलब बस वही है कि भाई 9 महीने पूरे हो गए हैं, बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। इसी तरीके से भैया जो समय थी वो खत्म हो चुकी है। जून लास्ट का था, चलो हमने मान लिया डिले हो गया थोड़ा बहुत। अब उसके बाद क्या है, अब अगस्त आ चुकी है। अब कभी भी आपको आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आता हुआ दिख सकता है। और अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है, कोई बात नहीं। ये जो मैं 7 टिप्स बताने वाला हूँ, ये हैक्स बताने वाला हूँ, इसको आप लोग एक बार जरूर पूरा का पूरा जरूर सुनिएगा। एंड आई बिलीव आप लोगों को इसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये चीज जो है वो जिसने भी कर लिया, सात के सातों जिसने कर लिया, उसका सिलेक्शन गारंटीड होगा। मैं लिख करके दे रहा हूं, क्योंकि इतनी प्रिसाइज और इतनी सारी चीजें हैं इसमें कि तुम लोग अगर बेसिक समझ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन डन है। और सिर्फ आरआरबी जेई नहीं, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे सब में सिलेक्शन डन होगा, अगर ये 7 टेक्निक तुमने कर ली। और मैं लिख करके दे रहा हूं, तुम बता देना अगर तुमने इन 7 टेक्निक में अपनी महारत हासिल कर ली और उसके बाद अगर तुम्हारा कोई एग्जाम ना निकले तो मेरे पास आकर के बोलना कि गलत बताए थे। मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सिलेक्शन ले चुके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, उन्होंने ये टेक्निक अपनाई है, हर हाल में अपनाई है। अगर किसी ने सिलेक्शन लिया है तो आप बता देना कि इनमें से कोई एक टेक्निक भी जो आपने छोड़ दी हो, है ना। अब आप सुनो मेरी बात। सबसे पहली चीज, मैं आप लोगों को यहां पर 7 टेक्निक में ये नहीं बताने वाला कि पहले तो सिलेबस देख लो, पैटर्न देख लो। भैया जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, वो बिना सिलेबस देखे, बिना पैटर्न देखे, बिना पीवाईक्यूज देखे तो आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो फैक्ट बात है। तो ना मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में, ना मैं आपको बताऊंगा पैटर्न के बारे में, और ना ही मैं आपको बताऊंगा पीवाईक्यूज के बारे में। आरआरबी जेईई में तो खासकर मैं पीवाईक्यूज नहीं बोलूंगा। हाँ, एक लेवल जानने के लिए जरूर बोलूंगा पीवाईक्यू, लेकिन वो पीवाईक्यू कौन सा होगा? 2024 का ही। क्योंकि भैया 5 साल 6 साल के बाद एग्जामिनेशन हुआ और इतना तगड़ा एग्जाम हुआ कि भाई जबरदस्त। और जितने भी स्टूडेंट ने जो परफॉर्मेंस दी है, नेक्स्ट लेवल, उम्दा। ठीक है, तो अगर तुम्हें पीवाईक्यू भी देखना है तो सिर्फ 2024 का देखोगे, उसके पहले का बिल्कुल नहीं देखोगे। नॉन टेक के लिए देख सकते हो, टेक्निकल के लिए तो बिल्कुल मत देखना। कोई भी प्रीवियस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी 2024 में। इससे तुम्हें यह आइडिया लगेगा कि भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसा कैसा है। ठीक है, तो तुम 2024 देख सकते हो। सबसे पहली टेक्निक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनाते भी हैं और बहुत सारे नहीं अपनाते, जो नहीं अपनाते वो जरूर अपनाना। और इस टेक्निक का नाम क्या है? इसका नाम है अप्लाई रिवर्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अब रिवर्स इंजीनियरिंग कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर तुम्हारा सिलेक्शन, राइट। अब तुम्हें सबसे पहले सोचना, भाई सिलेक्शन लेना है तो उसके पहले क्या चीज होनी चाहिए, है ना। तो सिलेक्शन के जस्ट पहले, मतलब एग्जामिनेशन के जस्ट पहले तुम क्या कर रहे होगे? रिवीजन कर रहे होगे। उस समय तुम कुछ नया पढ़ोगे नहीं। अच्छा, रिवीजन जब हुआ उसके पहले की प्रोसेस क्या रही होगी? तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट रहा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस रही होगी। उसके पहले की प्रोसेस क्या रही होगी? तुम पढ़ रहे होगे और साथ में रिवीजन कर रहे होगे। उसके पहले की प्रैक्टिस क्या रही होगी? तुमने पीवाईक्यू भी देखा होगा, साथ में सिलेबस, पैटर्न, ये सारी चीजें। तो मतलब तुम्हें सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है कि किस तरीके से मेरी आगे तक की चीजें होती, और उसी पे ही पीछे पीछे आते हुए मैं आज इस पोजीशन पे हूं, तो मुझे आज ये करना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमने 100 क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन देने में से तुमसे 80 क्वेश्चन बन गए। क्या बात है भाई, बधाई हो। 20 क्वेश्चन क्यों नहीं बने हैं? क्या रह गया? ऐसा क्या छोड़ दिया तुमने? ऐसा कौन सी चीज नहीं बनी? उन 20 क्वेश्चन की जो इंट्रोस्पेक्शन होती है, उन 20 क्वेश्चन की जो एनालिसिस होती है, वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग में आती है। कि भैया पढ़ा और बन गया, दैट इज अ इंजीनियरिंग। और तुमने कोई चीज नहीं बनी तुम्हें और उसको देख करके तुमने पढ़ा, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो मतलब जो चीज तुम्हें नहीं बन रही है तुम उसको पढ़ना शुरू करो, तुमसे देखना तो वो भी चीजें बनने लग जाएंगी और बहुत बढ़िया तरीके से बनेंगे। दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो सबसे पहला रूल है, तुम्हें क्या करना, अब रिवर्स इंजीनियरिंग लगाना शुरू कर दो। जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, तुम 10 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, 2 नहीं बन रहे तो उन 2 के ऊपर बैठो, है ना। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लियो बैठ गए, ऐसा मत करना। क्वेश्चन के ऊपर बैठने का मतलब उन क्वेश्चन को टाइम दो, ठीक है। चलो, अगला तुम्हारा पॉइंट जो है वो क्या है? वो है भाई अप्लाई 60-40 रूल एंड 40-60 रूल, राइट। स्टडी करते समय तुम्हें 40-60 रूल और 60-40 रूल तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब ये रूल क्या होता है? देखो भाई, ऐसा है,
जब तुम तैयारी करते हो तो तैयारी के साथ साथ तुम्हारी दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चलती हैं। एक होता है न्यू कंटेंट, जो तुम न्यू पढ़ रहे हो, राइट। और एक क्या होता है तुम्हारा, जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में कितना गया है, उसके लिए रिवीजन। रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करते हैं, स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को समझा के रिवीजन करते हैं, स्टूडेंट खुद को समझा के रिवीजन करते हैं। मतलब रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं। नोट्स बना बना के रिवीजन करते हैं, वापस से ओरली पढ़ पढ़ के रिवीजन करते हैं, तो बहुत तरीके हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारा एक न्यू चीज को स्टडी करना और उसको पढ़ना, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, यही है तुम्हारा 60-40 या 40-60 रूल। जब तुम नया शुरुआत कर रहे हो देन 60% तुमने नया पढ़ना है, राइट, और 40% तुम्हारा रिवीजन होगा। अब ये 60% और 40% क्या है, तुम्हारे टाइमिंग का है बेटा। अगर तुम मान लो दिन भर में 10 घंटे तुम पढ़ाई करते हो तो 10 में से 6 घंटा नया पढ़ो और कम से कम 4 घंटा तुम्हें रिवीजन करना है। समझ रहे हो? तो ये क्या है तुम्हारा, जब तुम स्टार्ट करोगे, है ना बेटा, जब तुमने स्टार्ट करना है कोई भी चीज, तब तुम्हारा ऐसे ही चलेगा, 6 घंटे नया तो 4 घंटे पुराना, है ना। मतलब 6 कदम आगे चलना है तो 4 कदम पीछे आके देख लेना है सब सेट जा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। और फिर उसके बाद जब तुम्हारी काफी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, जब तुम्हारे पास काफी सारा कंटेंट होगा रिवाइज करने के लिए, तो इस रूल को रिवर्स कर दो। और ये कब होता है, फ्रॉम मिड, राइट, मिड से। भाई लास्ट में आकर के तो 80-20 रूल लगाते हैं, 80% रिवीजन, सिर्फ 20% तुम्हारा नया कंटेंट होता है लास्ट में। लेकिन अभी जब मिड से चालू करोगे तो मिड पे तुम्हें यही वाली चीज देखनी पड़ेगी कि जो तुमने पढ़ा है ना, वो बेटा 40-60 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज पे आते हैं, तीसरा पॉइंट है एंड दैट इज रेड जोन टैगिंग। अब रेड जोन टैगिंग क्या होती है बेटा, रेड जोन टैगिंग को भी समझते हैं, इसको भी थोड़ा फील करते हैं। यू विल फील समथिंग ऑसम, राइट। अब देखो रेड जोन टैगिंग को समझाता हूं मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। अब जब तुम पढ़ाई करने बैठे, है ना, ऐसा तो कोई नहीं करता कि एक एक क्वेश्चन लगाता है, एक क्वेश्चन लगाया फिर थ्योरी पढ़ी, एक क्वेश्चन लगाया फिर थ्योरी पढ़ी, ऐसा तो नहीं करते, राइट। अब तुम्हारे टाइम का लिमिट भी सेट है कि भाई मुझे 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस लगाने हैं। अब अगर तुम्हारे 15 में से 12 क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन नहीं बने, अब तुम 3 क्वेश्चन को उसी समय एनालिसिस करने बैठोगे, तब तो गलत कर रहे हो। एग्जैक्ट तुरंत एनालिसिस नहीं की जाती, थोड़े टाइम के बाद की जाती है, सो दैट दिमाग शांत हो सके। फिर तुम उस क्वेश्चन को वापस देखोगे, क्या पता तुम उस अगले दिन क्वेश्चन को वापस देखो, तुमसे अपने आप ही आंसर बन जाए, राइट। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 था जो तुमसे नहीं बना, अभी मत बैठ जाना काम करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को टैग कर दो, रेड टैग कर दो। अब तुम्हें पता है कि भैया क्वेश्चन नंबर 2 है जो मुझसे नहीं बना था, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 5 को रेड टैग कर दो, राइट। अब ये टैगिंग लगी हुई है, जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तुम्हें पता होगा ये वो पॉइंट है, ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं बना था, है ना, उसके ऊपर तुम ज्यादा ध्यान दोगे। जैसे ही तुमने टैगिंग कर दी, अब रेड जोन टैगिंग तो ठीक ही है, मैंने तो ग्रीन जोन टैगिंग भी बना के रखी थी, ग्रीन जोन ज्यादा भरने लग जाता है, तो इट्स बेटर कि रेड जोन टैगिंग करो। बाकी सारी चीजें तुम्हें बन रही है, जो नहीं बन रहा है, कोई भी टॉपिक भी है जो तुमसे नहीं बन रहा, रेड जोन कर दो, राइट, है ना। अब रेड जोन करने के भी काफी अच्छे तरीके हैं, या तो तुम उसको हाइलाइटर से रेड जोन कर दो या लाल पेन से लेकर के रेड जोन करो, रंग चुन दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तैयारी है, तुम जिस तरीके से करना चाहते हो कर लो, ठीक है। तो ये जरूर करो और फिर उसके बाद एक समय निकालो, आधे घंटे 1 घंटे का, और फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर बैठो और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कहां पर गलतियां कर रहे हो, राइट, है ना। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक में सिर्फ यही चीज मेरे मुंह से सुनी होगी जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि गलतियों को छुपाना है, गलतियों को कम करना है, गलतियों को मिनिमाइज करना है। भाई कोई भी बेस्ट तभी बन सकता है जब उसके फ्लॉज मिनिमम हो। फ्लॉ तो हर किसी में है, गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन जिसने अपनी गलतियों को कम कर दिया वो जीत जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सर बनता है, सर हमें टॉपिक आता है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज लगाने जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। उसके काफी सारे रीजन, अगला जो पॉइंट बताऊंगा वो उससे तुम समझ जाओगे। और ये चीज की प्रैक्टिस जो भी टॉपर है उसने करी हुई है, 110% करी, किसी भी तरीके से कराओ। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं। जो अगला पॉइंट है वो है आप लोगों का
माइक्रो टाइमर प्रैक्टिस करना। अब माइक्रो टाइमर कहने का मतलब क्या है? माइक्रो टाइमर कहने का मतलब है 60 सेकंड्स के लैप्स बना लो, है ना। तुम्हारे टाइमर में 60 सेकंड बन जाता है, या फिर तुम अपने टाइमर को ही लगा लो। अब जैसे 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, मतलब तुमने क्या किया, तुमने अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो खुद को कितना समय दोगे? 15 मिनट का ही समय दोगे। 15 क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो 15 मिनट क्यों दिया है? क्योंकि जब तुम एग्जामिनेशन में जाओगे तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि भैया उसमें तुमने क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको आंसर सॉल्यूशन भी लेना है, और फिर उसके बाद टिक भी करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इन सब में तुम्हारा थोड़ा समय जाता है, इसलिए मैंने उसको 60 सेकंड का रूल बनाया हुआ है। अपना फोन उठाओ, टाइमर लगाओ, 15 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो 15 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। और उन 15 मिनट में जो क्वेश्चन सही हुए वेरी गुड, जो क्वेश्चन नहीं सही हुए रेड टैगिंग करो, आगे बढ़ जाओ। राइट, अभी नहीं देखेंगे, अगले दिन देखेंगे। रेड टैग जो भी तुमने कर दिए हैं, रेड जोन टैगिंग जो भी है, उसको सेम डे सॉल्व करने की कोशिश मत करना। दिमाग पजल्ड होता है, नहीं बनेगा, डिमोटिवेशन आएगा। अगले दिन सॉल्व करने की कोशिश करना। आज के पूरे टास्क बना लो कि भाई मेरे इतने रेड जोन है जो मुझे अगले दिन सॉल्व करने हैं, या मेरे आज के रेड जोन है जो मुझे अगले दिन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से बनाते हुए डेली के आगे 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 बनाते हुए चले जाओ, तुम्हारी चीजें बेस्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो टाइमर। तुम कुछ भी कर रहे हो ना, तुम 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर लगा के सॉल्व करो। तुम टेस्ट सीरीज देखते हो, टाइमर लगा के करो। टाइमर तो उसमें ऑब्वियसली होता ही है। तुम हर एक चीज, अगर क्वेश्चन में तुमने 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं तो 100 गुणे 60 बराबर 100 मिनट का बराबर जो होता है 600 सेकंड, तुम उसका टाइमर लगा के बैठो। टाइमर के बिना तो तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, ये तुमने अपने टैटू करवा लो अगर भूल जा रहे हो तो। बिना टाइमर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। चलो, फिर उसके बाद एक आगे बहुत ही अच्छा सा रूल है, और ये रूल कहता है आप लोगों का मेमोरी एंकर। व्हाट इज दिस मेमोरी एंकर? ये बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है और हम इसे बोलते हैं ब्लैंक पेज कॉन्सेप्ट। अब ब्लैंक पेज कॉन्सेप्ट क्या होता है? समटाइम्स वी फील लाइक हमें ये टॉपिक आता है, समटाइम्स वी फील लाइक हमने तैयारी करी हुई है, हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें तो आता है, हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिस भी दिन तुम्हें इस चीज का कॉन्फिडेंस आ रहा हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अपने अपने वॉर्डरोब से, या फिर मतलब जो आपका बुक शेल्फ है, वॉर्डरोब क्या, उसमें तो कपड़े हैं, है ना। ओके, अपने बुक शेल्फ से एक खाली कोरा कागज निकालना, और जो भी टॉपिक तुम्हें आता है उस टॉपिक का नाम लिखना, और बिना कोई किताब उठाए, बिना कोई नोट्स उठाए, बिना कुछ करे उस टॉपिक के बारे में लिखना शुरू कर देना। बेटा तुम देखना, जितनी सारी चीजें तुम लिखते हुए जा रहे हो वो सारे टॉपिक तुम्हें बन रहे हैं, और बाद में जब तुम अपने नोट से क्रॉस चेक करोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुमने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया। अब तुम खुद डिसाइड करना तुम्हें ये टॉपिक आता है कि नहीं, क्योंकि अगर आ रहा होता तो ये पॉइंट्स नहीं छूटे रहते। अगर ऐसे तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, देन आई विल से बेटा ये मत सोचना कि तुम 1 साल से तैयारी कर रहे हो या 4 साल से कर रहे हो। फर्क इस बात से कभी नहीं पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एग्जामिनेशन को, कि तुमने कितने साल से तैयारी करी है। फर्क इस चीज से पड़ेगा कि तुम 6 महीने पढ़ के तैयार हुए हो या फिर 6 साल पढ़ के तैयार हुए हो। तुम्हारे ये जितनी भी चीजें हैं, हर चीज तुम्हारी करेक्ट होनी चाहिए, तुम्हें हर चीज बननी चाहिए, तुम हर किसी में टिक लगा सको, हर चीज तुम्हारे फिंगर टिप्स में हो, तब जाकर के एग्जामिनेशन निकलते हैं। तो ब्लैंक पेज कॉन्सेप्ट जरूर लगाओ, यू विल फील डिफरेंस। एक दिन में इरिटेट हो गए, नहीं समझ में आएगा, 2 दिन इरिटेट हो गए, 3 दिन इरिटेट हो गए, 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कितनी चीजें तुम ग्रास्प कर पा रहे हो, कितनी चीजें लॉन्ग टर्म पे तुम्हारे साथ जा रही हैं, और कितनी चीजें तुम भूल जा रहे हो। ये मेरी टेक्निक थी, इससे मैं बहुत बहुत खेलता था। मतलब खाली पेजेस आज भी अगर मैं दिखाऊं, बहुत सारे खाली पेजेस पड़े होते हैं, है ना। और सिर्फ इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर करके मैंने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया है कि आज मैं किसी भी बैच में जाता हूं तो सिर्फ एक मार्कर लेकर के जाता हूं, मैं कोई नोट्स लेकर के नहीं जाता। सारी चीजें दिमाग में, कुछ भी लिखना है तुम आज मुझे बोलो कौन सा टॉपिक समझना, वो पूरा टॉपिक A to Z तुम्हें पूरे बोर्ड में समझा दूंगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, 1 महीने में नहीं आता, 2 महीने में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे ये आने लग जाता है ना, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तुम आंखें बंद करोगे तुम्हें फॉर्मूले दिखाई देंगे, तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं, इतनी बढ़िया पिक्चर मेमोरी बन जाती है, इतना बढ़िया रिटेंशन पावर होता है। तुम मेमोरी एंकर का यूज जरूर करो, ब्लैंक पेज कॉन्सेप्ट जरूर लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस एक चीज और है, मे भी शायद आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा या नहीं सोचा, एक है आप लोगों का साव। साव कहने का मतलब है स्ट्रैटेजिक अटेम्प्टिंग ऑर्डर, राइट। ये बेसिकली मोटिवेशन के काम में आता है। मोटिवेशन के काम में मतलब कैसे?
अब देखो इसको एक कॉन्फिडेंस के तरीके से लेते हैं कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जब तैयारी करते हैं, फिर हम कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, हम कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमें उसमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। और स्ट्रैटेजी किस चीज की? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, राइट। मैंने आप लोगों को 3 केसेस बताए थे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, कि भैया जो क्वेश्चन पढ़ते ही बन रहा है उनको टिक लगाते हुए चले जाओ, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर थोड़ा समय लगने वाला उनको छोड़ दो, और जिन क्वेश्चन में लग रहा है कि भैया तुम्हें हवा ही नहीं लग रही उनको तो बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, तुम देखना पहली बार में मान लो अगर तुम 10 क्वेश्चन नहीं मतलब ये ट्रैक कर लेना इसको। ठीक है, तुम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की लिस्ट लो और 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो, और 3 सेगमेंट में सॉल्व करना। 20 मिनट है, 20 क्वेश्चन को पढ़ने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। अरे यार ऊपर ऊपर से पढ़ना है तुम्हें, एक एक चीज में ऐसे करके तो ना पढ़ना है, तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ना है। 5 मिनट में पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलो 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। अब 5 मिनट में जब तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें लिख करके देता हूं, उन 5 मिनट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो तुम पढ़ते ही टिक लगा दोगे, राइट। फिर उसके बाद दोबारा रीडिंग करो, जो टिक लग चुके हैं उनको छोड़ो, जो बचे हुए हैं जिसमें लग रहा है कि हल्का हल्का 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड का समय लगेगा, इसको सॉल्व करना है, इसको इस तरीके से आंसर निकालना है, उनको करो, राइट। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बन रहा, उनके लिए तुम देखना तुम्हारे पास बहुत सारा समय होगा जो तुम सोच सकते हो, और उस समय तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि 20 में से कम 15 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बैठे होगे, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वाह, समय भी बचा हुआ है और मेरे पास 15 क्वेश्चन का लिस्ट भी है जो मैंने डन कर लिया। वरना अगर तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा जल्दी हो गया, दूसरा करा जल्दी हो गया, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लेंथी, फंस गए, लग रहा है आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, नहीं कर पा रहे, राइट। लेकिन क्या करें, मेहनत इतनी करिए कि बिना आंसर निकाले कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, करना ही पड़ेगा। चलो फिर तुमने सोचा नहीं नहीं सर ने सिखाया था कि ऐसे नहीं करना है, तुमने फिर चौथा क्वेश्चन पकड़ा, चौथा क्वेश्चन और भी ज्यादा लेंथी, और नहीं हवा लग रही, हाय क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। पांचवें क्वेश्चन में गए, पांचवा क्वेश्चन फिर से लेंथी पड़ गया, भैया इस समय तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 हो चुका होगा। इस समय तुम कुछ भी कर लो, तुम सर केवल खड़े हो जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 हो चुका होगा, और जब 0 हो जाता है कॉन्फिडेंस तो तुमसे बनती हुई चीज गलत होती है। अब तुम्हें क्या करना था, तुमने पहला सिंपल, दूसरा सिंपल, तीसरा चौथा पांचवा लग रहा है कि यार कठिन लग रहा है, चलो कोई नहीं, अगले में जाते हैं, फिर अगले में जाते हैं, फिर अगले में जाते हैं। इस तरह करते हुए जब तुम सॉल्व करोगे ना, तुम देखोगे कि पढ़ते पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाएगा, और जब तुम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जो तुम्हारा 75वां क्वेश्चन है उसका भी एक स्ट्रैटेजी चल रही होगी, क्या वो वाला क्वेश्चन तो इसी तरीके से था, है ना। तुम तुरंत उसमें जा करके सर्च करके तुम उसका आंसर दे सकते हो। तो ये प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस के साथ साथ एक चीज और है जो मेरा बिलीव है, जो मैं मानता हूं, राइट, और इस चीज को तुम्हें जरूर करना है, दैट इज फॉलो वन। व्हाट इज वन, राइट, है ना। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं, अभी तुम मेरा सेशन देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, इट मींस कि तुम्हें बहुत इफेक्टिव लग रहा होगा, राइट। इसी तरह यूट्यूब में बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे जो आपको बहुत सारी इस तरीके की चीजें बताएंगे, एंड बिलीव मी गाइस, वो जो बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं। कोई भी एजुकेटर आपका गलत करने के लिए यहाँ पे नहीं है, वो आपको सही ही बता रहा है ना। और वो जो अपना प्लान बता रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, वो उनका है, राइट। अभी ये जो मैंने आपको टेक्निक दी, ये मेरी टेक्निक है, हो सकता है तुम इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करो, तुम थोड़ा सा अपग्रेड करो, फिर उसके बाद अपना बनाओ, है ना। अब हम स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत है, हम सारे एजुकेटर्स को देख भी रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि किसी ने बताया कि बेटा तुम्हें इस स्ट्रैटेजी से चलना है, तुम हफ्ते भर उस स्ट्रैटेजी से चलते हो, फिर उसके बाद पता चलता है बेटा नहीं ये वाली, अच्छा ये सर ने तो और अच्छी स्ट्रैटेजी बताई, मैं इससे चलूंगा, राइट। अब तुम इससे चलना शुरू कर देते हो, एक हफ्ते की जो स्ट्रैटेजी थी वो तो खराब हो गई ना, फिर तुम इस स्ट्रैटेजी से गए, फिर उसके बाद किसी और एजुकेटर ने बोला अरे हाँ यार ये तो बढ़िया है, सही है, सर ने गारंटी दी है, ये तो जरूर हो जाएगा, चलो इससे करते हैं, राइट। अब उसमें क्या होगा, उसमें वो जो 3 एजुकेटर्स थे ना, वो तो अपनी चीजों में, अपनी स्ट्रैटेजी में फिक्स्ड है भाई, उनकी एक ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी की खिचड़ी बन चुकी है, क्योंकि तुमने हफ्ता भर इनको फॉलो करा, हफ्ता भर इनको फॉलो करा, और हफ्ता भर इनको फॉलो करा। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो वन प्लान। एक प्लान फॉलो करना है जो तुम्हारा बनाया होगा, तुम सुनो सबकी, करना अपने मन की, अपना प्लान बनाना कि भाई ये होगा। यू नीड टू मेक योर स्ट्रैटेजी, कम से कम कोई भी स्ट्रैटेजी जो तुम बना रहे हो, लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की, एटलीस्ट उसको पूरी करो, है ना। और फिर उसके बाद तुम्हारा जो सोर्स होगा वो भी एक ही होना चाहिए। क्या होता है, किसी दोस्त ने बोला ये किताब लगा लो, अरे ऑर्डर कर दी, ये वाली किताब ले लेते हैं। फिर किसी दोस्त ने बोला अरे वो वाली किताब लगा लेते हैं, फिर तुम्हें लगा यार ये वाला दोस्त तो इस किताब से पढ़ रहा है, मैं तो इस किताब से पढ़ रहा हूं, ऐसा करता हूं मैं भी ये वाली किताब ले लूं, मेरे पास तो 2-2 किताबें होंगी, फिर मेरा सिलेक्शन डन है ना।
दो किताबों से सिलेक्शन नहीं होता, किताबों के अंदर बेहतर कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट से पढ़ के सिलेक्शन होता है जो तुम्हें बनेगा। कोई स्टूडेंट है 10 किताब रखे पढ़ता है नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देन यू हैव टू फॉलो वन, राइट, वन प्लान, वन स्ट्रेटेजी, वन सोर्स। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वन चैनल, यूट्यूब चैनल जिसको तुम फॉलो करो, इट कैन बी योर वन मेंटोर जिनको तुम फॉलो करते हुए जा रहे हो, इट कैन बी योर वन स्ट्रेटेजी, योर वन प्लान, इट कैन बी योर वन एग्जाम ऑल्सो। सब कुछ तुम्हारा होगा और जिस पे तुम स्टेक हो गए उस पे हो गए। देन डोंट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है ये करना है। जस्ट बी सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। अगर लग रहा है मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं, थोड़ा और मेहनत करो। अगर लग रहा है और थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं, और मेहनत करो। अगर लग रहा है कि भाई ये तरीका सही काम नहीं कर रहा है मेरे लिए, तरीका बदलो, लेकिन एम वही रखना। इस तरीके से तैयारी करो। और ये जो 7 हैक्स मैंने तुम लोगों को बताए, अगर तुमने इस तरीके से तैयारी करी, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा सिलेक्शन डन होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। सिंपल नहीं है मेरे भाई, कठिन है, परिश्रम लगता है इसमें, कंसंट्रेशन लगता है। मैंने तुम्हें इन 7 टेक्निक में बहुत कुछ सिखा दिया है अगर तुम डेप्थ में समझो। मैंने तुम्हें बताया है टाइम कैसे तुम्हें चीजों को सही करना है, तुम्हारी गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करना है, तुम्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, तुम्हारी स्पीड कैसे आएगी, तुम्हारी एक्यूरेसी कैसे आएगी, और तुम कंसिस्टेंट कैसे होगे बाय फॉलो वन, राइट। तो ये सारी चीजें करना शुरू करो। और ये जब तुम करने लग जाओगे, 1 महीने भी अगर तुमने करो, तुम्हारे अंदर रिजल्ट्स ना दिखाई दें, तो जो तुम बोलोगे वो मैं मान लूंगा। लेकिन तुम्हें फिर शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, राइट। और अगर तुम आरआरबी जेईई की अब तैयारी कर रहे हो तो भैया फिर इंतजार मत करो बहुत ज्यादा, है ना। तुम किसी भी बैचेस में जाओ, इनरोल करो खुद को। क्यों इनरोल करना है तुम्हें खुद को, उसका भी रीजन देता हूं। इनरोल करने से क्या होता है, कंसिस्टेंसी बन जाती है। घर वालों का भी वो होता है कि खाली बैठा है पढ़ रहा है, अच्छा बेटा जा धनिया सब्जी ले आ, है ना, अच्छा बेटा ये कर दे, अच्छा सुनो वहां से वो कपड़े उतार दो सुखाने भेजने, तुम्हें इतना थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठाया जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जब मैं पढ़ता था मुझे भले ही 30 सेकंड के लिए उठाया जाए, मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम से कम आधे घंटे के लिए ब्रेक हो जाता था। फिर मैं आधे घंटे तक कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता था, आ करके बैठूंगा, फिर कुछ दिमाग में चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो वीक हो गया ना, मतलब टूट गया ना, ब्रेक हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब तुम किसी बैचेस में इनरोल होते हो तो फिर घर वालों को भी लगता है हाँ पढ़ रहा है भाई, वो क्लास ले रहा है, सर जी देखो उसके पढ़ा रहे हैं, पढ़ने दो पढ़ने दो पढ़ने दो, ऐसा होता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। यू कैन से कि नहीं मैं शादी में नहीं जा सकता, नहीं मैं इनको छोड़ने नहीं जा सकता, मेरी क्लास है। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लग जाते हो। और जब तुम देखते हो, जब किसी क्लास में होते हो, अभी तुम घर के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता देश दुनिया में क्या चल रहा है। जब तुम किसी क्लास के अंदर बैठे होते हो और जब उन बच्चों को भी देखते हो कि साथ में पढ़ रहे हैं, वो तुमसे आगे जा रहे हैं या फिर तुमसे कम है क्या है, उससे तुम्हें पता चलता है कि भैया देश दुनिया में क्या चल रहा है। और फिर उससे तुम्हारा कंपटीशन और तगड़ा बनता है, उससे तुम्हें और कॉन्फिडेंस आता है। देन कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें एग्जाम ऑन एजुकेशन का ही तुम्हें कोई भी बैच लेना है ना, कोई जरूरी नहीं है। बट ये चीज जरूरी है कि तुम किसी ना किसी बैच में इनरोल रहना। और ये भी नहीं कि तुमने 2 साल से तैयारी करी है तो अब मत जाना, जरूर जाना। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक तुम्हारे पास कोई ना कोई बैच होना चाहिए। इससे तुम्हें कंसिस्टेंसी मिलेगी, कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगा और तुम्हारी चीजें ऑन टाइम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे फैकल्टी होंगे, तुम्हारे मेंटोर होंगे जो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करते हुए जाएंगे बाय टाइम 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 टाइम, राइट। तो तुम्हें ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलो अब इसके साथ एक चीज और बता देता हूं गाइस, यहां पर जो आप देख रहे हैं, ओके आओ भाई, हाँ, दिस इज योर एग्जाम ऑन एजुकेशन। और अगर आप लोग आरआरबी जेई, एसएससी जेई या फिर एई जेई जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जा करके खुद को एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये वाला बैच है, राजधानी एक्सप्रेस का जो है आरआरबी जेई का बैच है, जो 18 तारीख से आ रहा है ना। तो अगर 18 तारीख से बैच आ रहा है और अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कर रहा है, देन जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ, राइट। तुम्हें अभी बैचेस की प्राइसिंग बहुत ज्यादा दिख रही होगी, है ना, जैसे कि 3999। मुझे तो नहीं लगता है कि ये प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। रीजन उसका बता देता हूँ। रीजन ये है कि यहाँ पर तुम लोगों को जो जो चीजें मिल रही हैं, 500-550 घंटे की क्लासेस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी मिलेगी, साथ में 45 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, न्यूमेरिकल ई बुक मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस ई बुक मिलेगी, डेली सी जेपीपी मिलेंगी, है ना। फिर उसके बाद ऑडियो नोट्स भी आगे जा करके तुम्हें इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें वीकली स्ट्रक्चर्ड प्लान भी मिल जाएगा। हर एक चीज, जितनी सब कुछ तुम्हें जरूरत है वो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। और यहाँ पर तो अभी तुम्हें एक कूपन भी मिल रहा है, उस कूपन को टच करोगे, तुम्हारा यही बैच 2999 का हो जाएगा। अब बेटा इससे सस्ता तो तुम्हें नहीं मिलेगा, जिसमें नॉन टेक की भी प्रिपरेशन हो जाए, जिसमें टेक की भी प्रिपरेशन हो जाए, सीबीटी 1 भी हो जाए, सीबीटी 2 भी हो जाए।
तो अगर तुम सोच रहे हो देन जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ और अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई।